हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 यानी कि सेमेस्टर सेकंड का जो हिस्ट्री की बुक है आपकी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स भारत का इतिहास 300 से 1200 ईस्वी। तो आज जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि पॉलिटिकल साइंस में सेकंड सेमेस्टर के जो ऑलमोस्ट सारे लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ 2 लेसन्स की वीडियो रह रही है और बाकी आपका सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया है। उसी प्रकार आपकी हिस्ट्री, एजुकेशन, हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट जिसकी आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको लेसन वाइज, टॉपिक वाइज वीडियो बनाकर जल्दी से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में ही होने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत का इतिहास 300 ईसा से 1200 ईस्वी के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसमें यूनिट नंबर 1 के अंदर बताया गया है साक्ष्यों का सर्वेक्षण। अब जो साक्ष्यों का सर्वेक्षण है तो लेसन नंबर 1 है हमारा, तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं कि स्रोत या फिर साक्ष्य, जो स्रोत है या फिर कोई साक्ष्य है यानी कि जो कोई सबूत है, वो अतीत के विभिन्न अवशेष हैं। अतीत यानी कि जो पास्ट है, बीता हुआ समय, उसके जो है अवशेष हैं, उसकी पहचान है कुछ, जो कि इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं। क्या जी कि हम लोग अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो उस चीज़ का हम अच्छी तरीके से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ साक्ष्य और स्रोत के माध्यम से। समय के साथ में साक्ष्यों के अध्ययन के तरीकों में भी परिवर्तन होता रहा है। अब जो भी हमने क्लू निकाले या जो भी हमने साक्ष्यों के बारे में जो है हमने डिस्कस किया, उनके ऊपर अध्ययन किया, तो इसमें भी परिवर्तन होते रहे। अगर हम दूसरे शब्दों में देखते हैं यहाँ पर, तो अतीत को चित्रित करने के लिए एक ही तरह के साक्ष्यों की व्याख्या अलग अलग तरीक़ों से की जा सकती है। कि अतीत को बताने के लिए, बीता हुआ जो कल है, जो पास्ट है, उसको बताने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके से थ्योरी, अलग अलग तरीके से लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं। और यही इतिहासकार की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि वही अतीत और वर्तमान के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। और ये जो कार्य है वो क्या करेगा, जो भी इतिहासकार है तो उसकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो आज के वर्तमान को और अतीत को जोड़कर जो है संबंध स्थापित कर देता है और साक्ष्य ऐतिहासिक व्याख्याओं की आत्मा के रूप में कार्य करते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य है वो क्या है। तो देखो, साहित्यिक साक्ष्य अतीत के बारे में काफ़ी जानकारी देते हैं, क्योंकि इसमें जो है ना, जो घटनाएं होती हैं और जो विषयों का जो है वर्णन बहुत विस्तृत होता है। ठीक है, बहुत ही खुला हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट होता है इसमें पूरा। पर जैसा कि अगर हम बात करें कि साहित्य साक्ष्यों की जो कालक्रम है, लिपि है और लेखकों का जो व्यक्तिगत पक्षपात है, ये सब इसके अंदर अनेकों समस्याएं आती रहती है। ठीक है, उसी के बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य तो पुराण, महाभारत और रामायण, इसमें जो है गुप्त काल में जो संकलित किया गया था, जिसमें नारद, विष्णु, बृहस्पति और कात्यायन स्मृति भी इसी काल के अंदर मौजूद है धार्मिक साहित्य के अंदर। उसमें आगे देखते हैं हम, जैसे कि भगवत पुराण हुआ, ब्रह्मवेत्तर पुराण हुआ, कालिका पुराण हुआ, जैसे कुछ पुराण इसी काल के हैं और तीर्थों, व्रतों, तपस्या, उपवास और महिलाओं से संबंधित व्रत की अनेक विधियों को पुराने पुराणों में जोड़ा गया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपका आता है गैर धार्मिक साहित्य। अब देखो, ये आपको जानना जरूरी है कि साहित्यिक साक्ष्य कौन से हैं, गैर धार्मिक साहित्य कौन से हैं। उसके बाद में जो मैं क्वेश्चन इसमें से आने वाला है, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे आपको तैयार करना है। तो गुप्त काल के दौरान जो है ना, भारत में जो है संस्कृत भाषा ने कविता और गद्य दोनों में ही और दोनों के संयोजन से ही अपने शास्त्रीय रूप को प्राप्त किया। और 300 से 600 के दौरान संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। अब उस घटनाक्रम के बाद की अगर हम बात करें, तो आर्यभट्ट ने 2 प्रसिद्ध रचनाएं दी थी, आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत। अब आर्यभट्ट ऐसे खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी थी, यानी जो ग्रहण है, जो ग्रहण पड़ता है, उसकी वैज्ञानिक जो व्याख्या थी वो किसने दी थी, वो आर्यभट्ट ने दी थी। चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद परंपरा के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। तो ये आपको देखो, मेन जो मैंने आपको बताया, इसको आप याद रखना। चिकित्सा ग्रंथों में सांख्य, योग्य और वैशिष्ट जैसे दार्शनिक विचार इसमें शामिल हैं। गुप्त काल के गैर धार्मिक साहित्य में व्याकरण आएगा, शब्द लेखन आएगा, काव्य शास्त्र, संगीत, वास्तुकला, चिकित्सा और गणित, ये सब रचनाएं इसमें शामिल हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पर आएगा तो आएगा विदेशी साहित्य। और विदेशी साहित्य के बाद में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन है, देखो ये आपको समझ में आ गया, गैर साहित्य क्या है, साहित्य क्या है और विदेशी साहित्य। सबसे लोकप्रिय लेखन जो है फाइयान, यानी कि फाइयान जो है हेन त्यांग्स और इत्संग के हैं। फाइयान ने बड़ी संख्या में ग्रंथों का अनुवाद किया है जो भारत में एकत्रित किए गए थे। इन्होंने बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो है ग्रंथों का अनुवाद किया है, यानी कि ट्रांसलेट किया है, जो भारत में इकट्ठे किए गए। और भारतीय भिक्षु चीन भी गए। जो भिक्षु क्या होते हैं, यानी कि जो सबसे दूर हो जाते हैं, मठों में रहते हैं, घरों से दूर होकर, है ना। तो चीन भी गए, लेकिन उनकी यात्रा या अनुभवों का कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है। और इस सिंह के अनुसार जो है
अनेक कार्यों में से एक भारत में प्रचलित बौद्ध सिद्धांत और प्रथाओं का विवरण है, और जबकि कि उन 56 चीनी भिक्षुओं की संक्षिप्त जीवनी प्रदान करता है जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था। तो 7वीं शताब्दी में जितने भी जो भिक्षु थे और भिक्षुणी थी जो भारत आए थे, विजिट करे थे, तो उन सब के बारे में यहाँ पर चीज़ों के बारे में दिया गया है। अब आता है देखो पुरातात्विक साक्ष्य, और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें पता चलता है पुरातात्विक साक्ष्यों में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% आप लिख कर ले लो, ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाएगा इस यूनिट में से। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुरातात्विक साक्ष्य से आप क्या समझते हो और पुरातात्विक साक्ष्यों की जो चर्चा है वो कैसे की गई, यानी कि उसके कौन कौन से दृष्टिकोण है, किस प्रकार से किस चीज़ों के बारे में से हमें पता चला है। तो उसमें सबसे पहला आता है आपका अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख अध्ययन या फिर पुरालिपि अध्ययन कहा जाता है, जैसे एपिग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में। और अभिलेख ऐसा लेखन है जो कि पत्थर पर, लकड़ी पर, धातु पर, या फिर हाथी की दांत की पट्टी हो, या फिर कांसे की मूर्ति हो, ईंटों पर या मिट्टी के गोलों पर या मिट्टी के बर्तनों आदि पर उकेरा जाता है, यानी कि लिखा जाता है। ठीक है, तो पुरालेख अध्ययन में अभिलेख के इकाई को समझना और उसमें मौजूद जानकारी का विश्लेषण करना शामिल था। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी। उसके बाद भूमि अनुदान पत्र पर एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। ऐसे हजारों अभिलेख उपलब्ध हैं, बहुत सारे अभिलेख ऐसे मिले हैं जिसमें कि कुछ पत्थरों पर ज़्यादातर और एक से अधिक जो है ताम्रपत्र यानी कि तांबे की प्लेट होती थी, उसके ऊपर उत्कीर्ण है यानी कि छपे हुए हैं उसके ऊपर। साहित्य साक्ष्यों की तुलना में अभिलेखों में स्थायित्व का लाभ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत लंबे समय तक ठहरे रहते हैं। अभिलेख 600 से 1200 ईस्वी के बीच की अवधि के लिए भी सूचना का एक प्रमुख स्रोत था कि अभिलेख जो थे, तो 600 से 1200 ईस्वी जो थी ना, इसके बीच की जो इन्फॉर्मेशन का जो टाइम ड्यूरेशन था उसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्रोत था या सोर्स था। और जहाँ तक इन साक्ष्यों की विशेषताओं का सवाल है, तो ये ज़्यादातर चरित्र साहित्य का एक संक्षिप्त रूप है और इस अवधि में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया अभिलेख के बारे में। तो दूसरा पॉइंट है हमारा सिक्के के ऊपर। तो देखो बहुत इजी आपको टॉपिक समझ में आ गया, साहित्य क्या है, पुरातात्विक साहित्य क्या है, गैर साहित्य क्या है, फिर आपने उसके प्रकार देखे कौन कौन से, जैसे कौन कौन से स्रोत थे, उसके कहाँ कहाँ से पता चला। तो आपने पहले अभिलेख देखा, अब उसके बाद में सिक्के। तो सिक्कों के अध्ययन को जो है क्या बोला गया यहाँ पर, एक नया वर्ड है इंग्लिश के अंदर जिसको हम बोलते हैं न्यूमिज़्माटिक्स। इसका मतलब होता है कि सिक्कों का अध्ययन करना। अब आधुनिक समय में मुद्रा का जो प्रयोग है, आज के समय में क्या हो रहा है कि करेंसी चल रही है, मुद्रा चल रही है, विनिमय का माध्यम, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, इसका माध्यम और मूल्य के भंडार, एक इकाई और भुगतान के माध्यम के रूप में किया जाता है। माल या सेवाओं के आदान प्रदान के लिए मुद्रा को स्वीकार किया जाता है, यानी कि पैसे का, किसी भी वस्तु का लेन देन होगा उसके लिए मुद्रा को लिया जाता है। तो ये सब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब दिनार के रूप में जाने वाले ये सिक्के जो थे ना, देखो भारत में पाए गए थे, और भारत में बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हैं जिनके बारे में भी जो जानकारी मिली है वो सिक्कों से मिली है। जैसे राजा के शासनकाल को दर्शाया गया, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के प्रथम के सिक्के दिखे गए। उसमें क्या हुआ, समुद्रगुप्त जो है ना वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, गुप्त सिक्कों के पीछे की और धार्मिक चिन्ह भी दिखे गए हैं। और कभी कभी सिक्के ने केवल राजाओं के नाम नहीं बल्कि उनकी जो जीवनी है उनका भी विवरण इसके अंदर दिया है। जैसे कि गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के लिच्छवी राजकुमारी से शादी की, और ये विवरण सिक्कों से प्राप्त होता है, उसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें उसके अंदर दिखी हुई है। तो सिक्कों के बारे में आपको पता चल गया। उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आता है अन्य पुरातात्विक अवशेष कौन से हैं। तो भाई आपने पहले अभिलेख के बारे में पढ़ लिया आपने, उसके बाद में सिक्के के बारे में पढ़ लिया, अब उसके अंदर पुरातात्विक अवशेष कौन से हैं, जिसमें हमारे वास्तु शिल्प और मूर्ति कला के अवशेष आते हैं। अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, पुराना किला हो गया, ठीक है, और अहिच्छत्र हो गया, बसाड़ हो गया, भीता हो गया, अर्कामेडू हो गया। तो जितने भी स्थल हैं, एक जगह हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, उनको बोला गया है। खुदाई से महत्वपूर्ण पुरावेश जो है वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के शहरों से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य बहुत कम है। दिल्ली में पुराना किला, पुनः उपयोग की गई ईंटों से बनी संरचनाओं के अवशेष थे, यानी कि जो पुराने जो दोबारा उपयोग की गई हैं उन्हीं ईंटों से उसको दोबारा से बना दिया गया था। गुप्त काल की संरचनाएं बड़ी थी और लेकिन टूटी हुई और पुरानी ईंटों से बनी थी। जो गुप्त काल की संरचना है ना, वो बहुत बड़ी थी, और वो पर बड़ी तो थी लेकिन वो टूटी और पुरानी ईंटों से बनी हुई थी। उसके बाद में आता है साक्ष्यों की सीमाएँ क्या थी। ठीक है, तो देखो ऊपर आपने पूरा लेसन आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। आपने सिर्फ वीडियो को क्या करना है, आपको पॉज करना है, आपको अपने नोटबुक पर जो है सिर्फ पॉइंट्स यानी कि मेन पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं और सब पॉइंट्स लिखने हैं, और पूरा का पूरा आपका लेसन तैयार हो गया। साक्ष्यों का एक सावधानीपूर्वक और कुशल विश्लेषण जो है वो इतिहास लेखन की नींव है। अब इसके अंदर बताया गया खूबियाँ और सीमाएँ, इसमें दोनों को ध्यान में रखा होगा। अब कई पुरातात्विक अवशेष जैसे सिक्के, मूर्तियाँ, स्तंभ आदि अनेक मूल स्थान पर नहीं पाए गए, जिससे उनके वास्तविक महत्व और संदर्भ का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बिल्कुल वहाँ पे मूल स्थान पर नहीं पाए गए, तो इसलिए उनका वास्तविक
रूप से पता लगाना भी बहुत ज़्यादा कठिन है। और निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सभी सीमाएं जो हैं वो 300 से लेके 1200 ईस्वी के इतिहास के लेखन को प्रभावित करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सेमेस्टर 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री जो आपके पास सब्जेक्ट है, इसका लेसन नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आपको हर चीज़ समझ भी आ गई होगी। जितना जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितना हाईलाइट लगाया, और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आपको समझ में आएगा वो आप लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, और आपके एग्ज़ाम में आपको काम आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।